नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों से। पीएम मोदी ने आज क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल के पंचायत चुनाव का भी जिक्र किया और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में टीएमसी ने खूनी खेल खेला और बीजेपी के प्रत्याशियों और समर्थकों के साथ जमकर हिंसा की। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान बूथों पर पेटियों की लूट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं उनका नकाब भी देश के सामने उतर गया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिना किसी सबूत के कुछ भी कह रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि ये भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं उठाते क्योंकि केंद्र सरकार ऐसे मुद्दों से घिरी हुई है। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है? पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना, और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना, काउंटिंग में से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा करके बाहर ले जाना, बैठने नहीं देना। इतने जुल्म के बाद भी ये पश्चिम बंगाल की जनता है, उसका प्यार है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीएम बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आम लोगों को परेशानी हो, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं उठा सकते क्योंकि केंद्र सरकार ऐसे कई मुद्दों से घिरी हुई है। आप लोगों को कभी कभी मूर्ख बना सकते हैं लेकिन हर समय नहीं। आप अपने ही लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करते। जो पहलवानों पर अत्याचार, मणिपुर में अत्याचार के मामलों में शामिल है। मध्य प्रदेश के सागर में प्रधानमंत्री मोदी ने आज संत रविदास स्मारक स्थल का भूमि पूजन किया। 100 करोड़ की लागत से बनने वाला ये मंदिर करीब 2.5 साल में तैयार होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि संत रविदास ने कहा था कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे। आज आजादी के अमृतकाल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश लगातार विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अगर इलाज की जरूरत होती है तो आयुष्मान योजना के जरिए अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। आदिवासी क्षेत्रों में 700 एकलव्य आवासीय स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्हें सरकार पढ़ाई के लिए किताबें देती है, स्कॉलरशिप देती है। मिड डे मील की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि बच्चों का अच्छा पोषण वाला खाना मिले। बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है। इतना ही नहीं, कोई भी दलित, वंचित, पिछड़ा बिना घर के न रहे। हर गरीब के सर पे छत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास भी दिए जा रहे हैं। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी। लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो
हम उनकी आशाओं आकांक्षाओं को सहारा दें। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में शुक्रवार को 3 नए कानून का बिल पेश किया। इनमें से एक के मुताबिक विदेशों में बैठे अपराधियों पर भी अब भारत में मुकदमा चल सकेगा और उन्हें सजा भी सुनाई जाएगी। तो क्या 1993 बम धमाकों के आरोपी और अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम पर भी होगा असर? सुनील सिंह की रिपोर्ट। दुनिया में वो कहीं पर भी सजा सुनाई जाए, मान्यवर, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। भारत के भगोड़ों में सबसे बड़ा नाम है अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का। देश में सबसे बड़े आतंकी हमले 1993 सीरियल बम धमाकों में अब तक 100 से ज्यादा आरोपी दोषी ठहराए जा चुके हैं, जिनमें से याकूब मेमन को फांसी भी हो चुकी है। लेकिन बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पर आज तक मुकदमा तक नहीं चल पाया है। 1993 बम धमाकों के लिए आरोपियों को सजा दिलवाने वाले विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम का कहना है, इस नए कानून से दाऊद इब्राहिम पर भी मुकदमा चल सकेगा और सजा भी सुनाई जा सकेगी। हमारे कानून में एक पहली 299 सीआरपीसी में एक प्रावधान था कि आरोपी के गैर हाजिरी में भी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन अगर आरोपी आया तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन की उसको संधि मिलती थी और उसका यूज क्या होता था? कोई यूज नहीं होता था अगर आरोपी फरार है तो। लेकिन मुझे लगता है कि ये नया जो बिल हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वजह से आज हम उसके खिलाफ सिर्फ ट्रायल नहीं तो कोर्ट उसे सजा भी दे सकती है। सवाल है, सजा तो सुना दी जाएगी, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? उज्जवल निकम का कहना है कि सजा होने से भगोड़े आरोपी का स्टेटस संदिग्ध से बदलकर दोषी हो जाएगा और उसका प्रत्यार्पण करवाने में आसानी होगी। मुझे लगता है कि ये नई जो प्रावधान कानून में ला रही है सरकार, उससे इसको एक अच्छी तरह से एक काउंटर चेक होगा और जिसके तहत फॉरेन गवर्नमेंट को भी ये सोचना होगा कि जो भारत की न्याय प्रणाली ने अपराधी करके घोषित किया है, उसको हमने क्यों पनाह लेना और फिर उसकी सुनवाई क्यों करना। पूर्व आईपीएस पीके जैन का कहना है कि अभी तक विदेश में छिपे आरोपियों को पकड़कर लाने और मुकदमा चलाने का दबाव अभियोजन पक्ष पर रहता था, लेकिन अब उस भगोड़े आरोपी पर होगा। आज की डेट में जो प्रोसिक्यूशन पहले एक्यूज के पीछे भागती थी उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, अब एक्यूज खुद भाग के आएगा कोर्ट में, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन में पहले और बाद में कोर्ट में अगर ज्वाइन नहीं होता ट्रायल में, तो उसके खिलाफ में एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगा और वो कन्विक्शन उसका हो जाएगा। भारत में आतंकी या आर्थिक अपराध कर फरार आरोपियों में दाऊद इब्राहिम, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे 24 देशों में 120 के करीब आरोपी पनाह लिए हैं, जबकि 16 सालों में अब तक सिर्फ 65 भगोड़े ही लाए जा सके हैं। भारत और विदेशों में कानून और अपराध की परिभाषा अलग अलग है। कई मामलों में भारत में जो करतूत अपराध मानी जाती है या फिर जो बयान सबूत माना जाता है, वो विदेशों में अपराध या सबूत नहीं माना जाता। भारत में गुनाह कर विदेशों में पनाह लिए ज़्यादातर भगोड़े इसी विरोधाभास का फायदा उठाते रहे हैं, लेकिन अब जब नए कानून के तहत उन्हें दोषी करार दिया जाएगा, तब उन विदेशी देशों पर भी उनके प्रत्यार्पण का दबाव बनेगा। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लाल किले पर 76वें स्वतंत्रता दिवस पर हर साल की तरह इस साल भी कड़ी सुरक्षा रहेगी। यहां पर 40,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। समारोह की थीम G20 पर आधारित है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। लाल किले और उसके आसपास 76वें स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। आसमान से हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहे हैं, तो जमीन पर सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ डॉग स्क्वाड के जरिए चप्पे चप्पे की जांच कराई जा रही है, जिससे कि किसी भी संदिग्ध सामान मिलने की गुंजाइश न रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिल्कुल प्रोफेशनल जो तरीका है, जो पेशेवर तरीका है दिल्ली पुलिस का, उसको हम लोग अपनाते हुए एक एडिक्वेट, रोबस्ट एंड फेल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट का दिल्ली पुलिस ने हम सब ने प्लान किया है और दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियों के साथ इन ड्यू रियल टाइम कोऑर्डिनेशन में हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। लाल किले की चौकी के अंदर ये विशेष कंट्रोल रूम है। इसमें करीब 300 कैमरों की लाइव फुटेज आ रही है, जिसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है।
लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी, एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के 40,000 जवान संभालेंगे। ड्रोन हमले से निपटने के लिए इस बार ज्यादा संख्या में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। एनएसजी कमांडो को लाल किले के आसपास करीब 60 ठिकानों पर तैनात किया जाएगा। 15 जगहों पर एनएसजी के स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। लाल किले के पास 8 एयर डिफेंस गन लगी हैं। लाल किले के 9 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाली सड़कों पर पैनी नजर होगी। समारोह के दौरान पतंग न उड़ पाए, इसके लिए काइट कैचर तैनात होंगे। लाल किले के आसपास बड़ी इमारतों की छतों पर करीब 270 रूफटॉप पर दिल्ली पुलिस का स्टाफ तैनात रहेगा। वो पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे जिनके हाथों में लाल और सफेद 2 रंग के झंडे होंगे। लाल झंडे का इस्तेमाल वो खतरे का अंदेशा होने पर उसको लहराकर खतरे का अलर्ट दे सकता है। वहीं सफेद झंडे का मतलब है सब ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का खतरा या अंदेशा, चाहे देश या कहीं भी और किसी भी जगह से अगर आने की बात जो भी सामने आ रही है, उसको हम अपने सुरक्षा व्यवस्था में उस एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं और उसको ध्यान में रखते हुए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होगा पूरी न्यूएंस्ड तरीके से और कंप्लीट तरीके से रहेगी। समारोह की थीम G20 पर आधारित है। 15 अगस्त के मौके पर कई आतंकी संगठनों से खतरा है, इसीलिए न केवल लाल किले बल्कि पूरी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज तमिलनाडु के पास ऊटी पहुंचे। यहां उनका शानदार स्वागत किया गया और स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने डांस भी किया। सांसद वापस बहाल होने के बाद पहली बार वो अपने क्षेत्र भी पहुंचे थे और आज यहां पर ऊटी में वो नजर आए। अमेरिका के हवाई द्वीप के जंगलों में लगी आग से बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हो गया है। अब तक 80 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। करीब 1000 लोग अभी भी लापता हैं। भीषण आग के चलते हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। सर्च टीमें लगातार लाहना के सुलगते जंगलों की तलाशी ले रही हैं। आग बुझाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। 9 अगस्त को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भंग होने के बाद निवर्तमान पीएम शहबाज शरीफ और विपक्ष के बीच केयरटेकर प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति बन गई है। अनवरुल हक पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम होंगे और पाकिस्तान में आम चुनाव होने तक वो पीएम रहेंगे। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम 14 अगस्त को शपथ लेंगे। पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकती, सिर्फ रूटीन के सरकारी काम और जन सरोकार से जुड़े कुछ फैसले ले सकती है, लेकिन कानूनों में कुछ बदलाव कर इस बार उसमें बदलाव की गई है ताकि आर्थिक फैसलों पर असर ना पड़े। हमारे जो एग्जीक्यूटिव का फोरम है वो तीनों के तीनों। तो इंडिया एट 9 में फिलहाल इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।